हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा विद्युत धारा। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज क्या है? धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी को कहते हैं हम आवेश वाहक। ये कौन है? आवेश वाहक। वाहक का मतलब जानते हो? वाहक का मतलब होता है ले जाने वाले, आवेश को ले जाने वाले। सुनिए, कोई परमाणु जो होता है उसमें बीच में क्या होता है? नाभिक। और उसके चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं। ये बात किसने बताई हमें? ये बोरबरी ने बताई। बोरबरी का जो परमाणु मॉडल था उसमें ये बताई गई कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन आधुनिक मॉडल में ये चीज़ फेल हो गई। आधुनिक मॉडल कहता है वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती, बल्कि एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पर पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक। फिलहाल वो केमिस्ट्री की बातों से छोड़ो, अब इधर आओ। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इसके चारों ओर। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बीच में क्या होते हैं? नाभिक। बीच में नाभिक और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाभिक पर धनावेश होता है। नाभिक में दरअसल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे होता है आवेश। चलो शॉर्ट में लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 11Na23 की बात कर लें, 11Na, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और परमाणु भार होता है 23। तो यहाँ पे 11 जो है परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब है कि इसमें 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन इस संख्या में से घटा दो 11, कितने बचे? 12। 12 न्यूट्रॉन है। यानी जो सोडियम परमाणु है उसमें 11 तो प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। हमने क्या बता रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। कहाँ रहते हैं? नाभिक में। तो ये नाभिक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे नाभिक में, तो 11 है तो 11 प्लस, और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? ये भी नाभिक में रहेंगे। कितने रहेंगे? 12 हैं तो 12 रहेंगे। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, इसलिए आवेश नहीं दिखाया। और 11 जो इलेक्ट्रॉन है ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरबरी ने बताया 2, दूसरे में 8। फिर अब ये 11 है तो 2 8 1 हो जाएगा इसका। तो जैसे पहले में 2 हो गए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, और तीसरे में क्या हो गया? 1। इस तरीके से हो गए। सोडियम एक धातु है, तो इसका आकार खैर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो धातुएं हैं जैसे कॉपर है, तो चांदी है, और सोना है, गोल्ड, ठीक है, लोहा है, आयरन, एल्यूमिनियम है, इनके आकार क्या है? बड़े हैं। इनके आकार क्या है? बड़े। ये धातुएं हैं, इनके आकार बड़े हैं। जैसे कॉपर का शायद 29 होता है, ठीक है, कॉपर का 29 होता है परमाणु क्रमांक। फिलहाल इसका देखो, इसी समझ ले रहा है अपने, कोई ज़्यादा नहीं। इधर देखें, अब ये आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो जो पास पास है इन पे नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, इस पर आकर्षण बल अधिक, इस पे इससे इस वाले इस पे सबसे ज्यादा, इस वाले पे उससे कम, और इस वाले पे सबसे कम, सबसे कम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि फार्मूला यही है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, जब दूरी बढ़ती है तो बल घटता है।
समझ में आई? आवेश पे हम कोई चेंज कर नहीं रहे, जितना आवेश यहाँ पे है उतना ही आवेश यहाँ पर भी है, आवेश सेम है, लेकिन दूरी बढ़ने से क्या घटेगा? बल। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, बल दूरी बढ़ने पर बल घटता है। तो इस जो दूर है इलेक्ट्रॉन उस पर आकर्षण बल कम लगाएगा। अगर इसको बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए, क्या मिल जाए? इसे ऊर्जा मिल जाए इस परमाणु को, तो जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? इस परमाणु को छोड़ देगा और ये बाहर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये जो परमाणु बचा इस पे एक धनावेश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे एक इलेक्ट्रॉन अपना ऋणावेश लेके निकल गया। तो जिस परमाणु पर आवेश होता है उसे कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। तो ये क्या बना? धनायन बना, क्योंकि इस पे धनावेश है। क्या बना? धनायन। जैसे सोडियम तो Na+ धनायन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। समझ गए बात को? ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ये गोल्ड होता या सिल्वर होता तो सिल्वर पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता, एक प्लस आ जाता और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो सिल्वर के लिए समझा दे रहे हैं। सिल्वर क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की। सबसे अच्छी चालक कौन है विद्युत की? वो सिल्वर है। ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है? गोल्ड का, सोने का, और उसके बाद कॉपर, फिर बाकी चीजें आती हैं। तो सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छी चालक है किसकी? विद्युत की। तो मैं ये कह रहा था, मैं देखो ये बड़ा चित्र बना के मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं और ये सिल्वर का क्रिस्टल है। एक सिल्वर की एक, ये आप समझ लो सिल्वर की एक ईंट है ये चांदी की ईंट है ये। और इसमें क्या है? इसमें परमाणु है। इसमें क्या है? परमाणु। ये सब परमाणु हैं सिल्वर के, या गोल गोल करके बना दे रहे हैं, ये परमाणु हैं। ये इसके क्या है? परमाणु हमने बनाए। अब इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आजाद। समझना बात को, एक एक स्टेप समझना, फिर समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। इन परमाणुओं से हमने ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इस पे धनावेश आएगा, आयन, तो ये आयन कहलाएगा। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले, इस तरीके से। समझ गए? ऐसे करके समझ में आ रही बात नहीं? तो इस तरीके से ये निकल गए। ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके, मतलब ये बाहर निकल गया इससे, तो इस पे धनावेश आया। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे धनावेश आता है। तो परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इस वजह से इस पे धनावेश। और जिस परमाणु पे धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, धनावेश होता है या ऋण आवेश होता है, उसे आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस पे क्या चीज, कौन से आयन है? धन आयन। किसके भीतर है ये? सिल्वर। हमने सिल्वर लिए ना, Ag। तो सिल्वर के अंदर ये धनायन है और क्या है? ऋण आयन के रूप में क्या है? ऋण आयन के रूप में है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो इससे निकले हैं, ये गति करेंगे इस धातु के अंदर तेजी के साथ। ये क्या करेंगे? इसके अंदर गति करेंगे, और उस प्रकार गति करेंगे जिस प्रकार गैस के अणु गति करते हैं। जैसे गैस के अणु, हमारे वायु में जो गैस के अणु हैं वो गति करते हैं, वैसी ही गति ये इलेक्ट्रॉन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं है। तो कैसी गति हो गई है? नियमित अनियमित? अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं ये? अनियमित। पूरे क्रिस्टल के अंदर अनियमित गति करते हैं। कोई किधरी भाग रहा है, कोई किधरी भाग रहा है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या है उसका? परिणामी वेग शून्य। ठीक है। अगर हम यहां दिखाएं अलग से एक चित्र, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेगा, कभी इधर, इस तरीके से गति करते हैं उल्टी सीधी। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई ऊपर को जा रहा है, कोई इधर को आ रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, कोई नीचे को आ रहा है, कोई ऊपर को भाग रहा है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। किसके अंदर? इसके धातु के अंदर। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालें, कोई भी डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालें, तो वो क्या आता है? 0। ठीक है। क्या आता है? यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है
कि धातुओं के अंदर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन गतिमान हैं, लेकिन फिर भी उनमें धारा क्यों नहीं बह रही है? धारा की परिभाषा क्या है? किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को धारा कहते हैं। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को क्या कहते हैं? धारा। और आवेश इसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है भाई साहब, कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो ये आवेश गति कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका मतलब आवेश गति कर रहा है। तो हम कह रहे हैं 1 सेकंड में जो आवेश गति करता है, तो प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह माने चलना, बहना, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो यहां तो आवेश बह रहा है, लेकिन फिर भी धारा नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है? क्योंकि किसी भी दिशा में उनका परिणामी शून्य है। परिणामी वेग क्या है? परिणामी वेग वो 0 है। तो जब परिणामी वेग 0, इस वजह से धारा क्या है इसमें? 0। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्त धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होने पर भी उसमें धारा नहीं बहती है, उसका कारण क्या है? तो उसमें यही जवाब है कि परिणामी वेग उनका किसी भी डायरेक्शन में शून्य होता है। और इस वेग को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग होता है ये? ऊष्मीय वेग। इनका ऊष्मीय वेग किसी भी दिशा में शून्य होता है, इस वजह से इसमें धारा नहीं बहती। अब नेक्स्ट बात सुनिए, अगली बात सुनो। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं, रास्ते में कौन बैठे हैं? धनायन बैठे, नहीं बैठे हैं? अब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब तेजी से भागेगा, ये तो अंधाधुंध भाग रहे हैं। जब ये तेजी से भागेगा तो रास्ते में धनायन पड़ेगा, उससे टकराएगा नहीं टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये बहुत तेजी से जब गति करते हैं तो धन आयनों से टकराते हैं, धन आयनों से टकराते हैं। अच्छा, धनायन गति नहीं करते, ये समझ लो पहले, टकराते हैं। क्योंकि धनायन क्या है? एक परमाणु है ना, एक वो परमाणु तो ये उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। परमाणु इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी कण है, तो भारी वाला थोड़ी गति करेगा, हल्के कण गति करेंगे। तो हल्का इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थिर रहते हैं। तो धनायन कैसे हैं? ये स्थिर, ये नहीं गति करते। स्थिर धनायनों से कौन टकराते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आजाद हुए हैं, और उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आजाद हुए उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हैं किससे? धनायनों से। तो जब ये धनायनों से टकराते हैं, समझना बात को, जब ये धनायनों से टकराते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की 2 क्रमागत टक्कर। कितनी टक्कर? 2 क्रमागत। किन से? धन आयनों से। 2 क्रमागत धन आयनों से टक्कर के दौरान जो चली गई दूरी होती है, चली गई दूरी, उसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं? पथ। समझ में बात आ रही है? धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया, पहले इससे टकराया, उसके बाद ये इससे टकरा गया, तो 2 टक्करें हो गई। तो इन 2 टक्करों के बीच जो दूरी चलेगी ये वाली, ये कहलाएगी माध्य मुक्त पथ। समझ गए? क्या कहलाएगी? माध्य मुक्त पथ। आगे सुनो। अच्छा, माध्य मुक्त पथ कहलाएगी। तो माध्य मुक्त पथ में जो दूरी चलेगा इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई समय भी लगा होगा, समय लगा होगा नहीं? ठीक है। तो 2 टक्करों के दौरान जो माध्य मुक्त पथ चल रही दूरी चल रहा है उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा माध्य मुक्त पथ तक की दूरी,
माध्य मुक्त पथ तक की दूरी, चलने में जो समय लगता है, चलने में लगा समय, जो समय लगता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं? श्रांति काल। बहुत सी किताबों में दिया है विश्रांति काल, बी लगा दिया इन्होंने, तो बी लिख दो चाहे खाली लिखो, ये कहलाता है श्रांति काल। माध्यमुक्त पथ को आप डेल्टा एक्स से दिखा सकते हो, श्रांति काल को टो के ऊपर बार से दिखाओगे, टो के ऊपर बार, ये श्रांति काल है। समझ गए? ये क्या है? श्रांति काल। ठीक, चलिए इतना लिखते हैं पहले, मिटाएं, बोल के लिखा दे, बोर्ड पे लिखा दे, तो बोर्ड पे लिखा दे रहे हैं। लिखेंगे धातुओं के परमाणु बड़े आकार के होते हैं, धातु परमाणु बड़े आकार के होते हैं। धातुओं परमाणुओं में धन आवेश, परमाणुओं में धन आवेश नाभिक में रहता है। परमाणु में धन आवेश, और यहां लिख देना ब्रैकेट में प्रोटॉन, नाभिक में रहता है, जबकि ऋण आवेश, ब्रैकेट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। गति करता है लिख लो, आवेश से आवेश गति करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं उन पर आकर्षण बल अधिक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा पाकर नाभिक से कुछ ऊर्जा पाकर परमाणु से अलग हो जाते हैं। परमाणु से
अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा परमाणु से इलेक्ट्रॉन, परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होने पर, परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होने पर उस पर धन आवेश आ जाता है। उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है, जिसे धनायन कहते हैं, धन आयन कहते हैं। समझ गए बात? आगे लिखें। चलिए, इतना आपका हो गया, इसके बारे में हो गया। अब हेडिंग डाल दो मुक्त उतार लिया? उतारो, उतार लिया। अब हेडिंग डाल दो आप माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, यहाँ हेडिंग डाल दो। माध्य मुक्त पथ की परिभाषा इसी में दे दे रहे हैं यहीं से। क्या है माध्य मुक्त पथ? धनायन कहते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होने पर उस पर धनावेश आ जाता है, जिसे धनायन कहते हैं। अब आगे सुनो, कौन से इलेक्ट्रॉन? बोलो। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के भीतर, धातु के भीतर उच्च ऊष्मीय वेग से, उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते हैं। धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते हैं तथा इस दौरान धन आयनों से टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते हैं तथा इस दौरान धन आयनों से टकराते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है शुरू। किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से, किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो किरमागत का मतलब लगातार की बात हो रही है, पहले एक बार फिर तुरंत नेक्स्ट, पहले टकराया फिर उसके बाद फिर टकरा गया, तो उसे कहते हैं दो किरमागत। किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो किरमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य का मतलब औसत है, ठीक है? माध्य को लिख सकते हो आप औसत, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। डेल एक्स बार लगा दो। अब हेडिंग डाल दो श्रांति काल। या फिर इसका नाम है विश्रांति काल, और इसका प्रतीक है टो। अब टो के ऊपर बार, ये टो कहलाएगा, टी की तरह बनता है, और इसके ऊपर बार लग जाएगा। बार का मतलब यहाँ पे औसत से है। तो बताओ क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी?
इलेक्ट्रॉन द्वारा माध्य मुक्त पथ को तय करने में लिया गया समय। जो ये माध्य मुक्त पथ तय करेगा इलेक्ट्रॉन, डेल एक्स। हाँ, त्रिभुज बना दो और एक्स के ऊपर बॉल लगा दो। श्रांति काल या विश्रांति काल, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है माध्य मुक्त पथ को तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, श्रांति काल है तो मात्रक क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ठीक है, समय है ना, उतारो। ये क्वेश्चन है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने पर भी उनमें विद्युत धारा क्यों नहीं बहती है? क्यों नहीं बहती विद्युत धारा? क्योंकि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कोई कहीं गति कर रहा है, कोई कहीं गति कर रहा है। तो इसका उत्तर लिखें, तो उनमें कौन सी गति होती है? अनियमित। जैसे अगर हम बात करें, माना इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः, अगर हम ये कहें इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः U1 है, U2, U3, डॉट 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 UN है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है, दूसरे का U2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का U3 है, इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी का क्या है? UN। तब इनका औसत ऊष्मीय वेग जो होगा, इनका औसत ऊष्मीय वेग जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा, यानी U एवरेज जो होगा वो क्या होगा? 0। और U एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी का U एवरेज कैसे निकलता है? सारी रीडिंग को जोड़ लो और उसकी संख्या से भाग दे दो। किसी का, तुम्हारा एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे? तुम्हारे वजन का एवरेज निकालना है, भार का। सबके वजन को जोड़ के उनकी संख्या से भाग दे दो। समझ गए? किससे भाग दे दो? संख्या से। तो इन्हें सबको जोड़ दो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 किसे? UN, और इनकी संख्या n से भाग दे दो। बोला था या नहीं? अच्छा, इनकी संख्या से क्या दे दो? इन्हें भाग। तो इनका ऊष्मीय वेग कितना आया भाई साहब? बताओ, बोलो। 0 आया ना। जब वेग ही नहीं है तो धारा किस बात की? बताइए। जब वेग ही नहीं है तो धारा किस बात की? तुम्हारे अकॉर्ड अंदर उसके भले ही गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो रुके हुए हैं, है ना? समझ रहे बात को? धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन भले ही गति कर रहे हैं, जैसे ये धातु है, इसमें भले ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन तुम ओवरऑल देख रहे हो ना, उसका ओवरऑल क्या है? उनका वेग 0 है, यानी वो गति कर ही नहीं रहे हैं। तो धारा किस बात की भाई? धारा बहेगी नहीं। धारा कब बहेगी? जब गति करेंगे, और ओवरऑल वेग 0 है। तो यहां पे लिखेंगे धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अनियमित गति करते हैं, तथा किसी भी दिशा में, मतलब कोई एक दिशा चुन लो आपको, ठीक है? क्रिस्टल के भीतर कोई एक दिशा चुन लो। जैसे ये क्रिस्टल है, इसके भीतर इधर कोई इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई इधर भाग रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई इससे भाग रहा है, इस तरीके से। समझ गए? इस तरीके से ये भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन उल्टे सीधे। तो किसी भी दिशा में, चाहे ये डायरेक्शन ले लो, चाहे ऊपर की डायरेक्शन ले लो, चाहे किसी नीचे ले लो, किसी की ले लो, किसी भी दिशा में उनका औसत ऊष्मीय वेग,
ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग का मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत निकलेगा वेग का। औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। कितना होता है? देखो ये शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है। यही कारण है, अब लिख दो यही बात, यही कारण है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होने के कारण भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होने के कारण भी उनमें धारा नहीं बहती है, नहीं बहती है। उतारो, बहुत तेज उतारे। कौन सा टॉपिक है? अब है टॉपिक अपवाह वेग। कौन सा टॉपिक है? अपवाह वेग। सुनिए इसे। अपवाह वेग किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो जब हम किसी धात्विक चालक को, ठीक है, किसी सेल द्वारा जोड़ दें, इसे किससे जोड़ दें? किसी सेल द्वारा जोड़ दें। अब इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी, कोई किधरी कर रहा है, कोई किधरी, और जैसे ही हमने इसे सेल द्वारा जोड़ा तो इसमें क्या स्थापित हो गया? एक विद्युत क्षेत्र। क्या स्थापित हुआ? विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। और जब इसे विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर, कहां से? उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर। किसका उच्च विभव होगा? जो प्लस वाला रहा होगा इसका उच्च विभव होगा, तो जो माइनस वाला है उसका निम्न विभव रहा होगा। तो उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलना शुरू कर देते हैं, निश्चित वेग से ऐसे कर गति करना शुरू कर देते हैं। समझ में बात आ रही है?